नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। एक ऐसा टॉपिक आज हम लोग साइंस में ले रहे हैं जहां से आपके डेफिनेटली आप चाहे किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की बात कर ले, सेंट्रल पर अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं या फिर रेलवे का पेपर दे रहे हो या फिर आप अपने स्टेट एसएससी या स्टेट पीसीएस किसी भी स्टेट से संबंधित हो आप, तो भाई यहां से आप बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ले क्वथनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ले गलनांक, जिसका इफेक्ट यानी कि प्रेशर की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, प्रेशर के अगर आप इंक्रीज कर रहे हो या प्रेशर को अगर आप डिक्रीज कर रहे हो या फिर आप कोई इंप्यूरिटीज का एडिशन कर रहे हैं या फिर कोई अशुद्धि की मिलावट कर रहे हो, तो उससे आपकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, या फिर आपने देखा होगा या फिर सुना भी होगा कि पहाड़ों पर या फिर जैसे जैसे हमारी हाइट या एल्टीट्यूड इंक्रीज होती है तो वहां पर हमारी प्रेशर का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, खाना क्यों लेट से पक रहा होता है, प्रेशर कुकर किस फंक्शन पे काम कर रही होती है, बहुत सारी चीजें जो है ये पूरा का पूरा इस कंसेप्ट पर ही बेसिस है। देखिए आप यहाँ पर जानते हैं आपको भी कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैंने लिखा भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या होता है कि किताबों में भी आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं और एग्जामिनर जो है वो डायरेक्ट कभी पूछता ही नहीं, उसको इधर उधर करके चीजें घुमाती। तो एक बार चीजों को समझ लीजिए आप 110% इस वीडियो के बाद। इसमें अभी सबसे पहले हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को खत्म करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी छोटी रखनी है मुझे, मैं मेल्टिंग पॉइंट को 4 पॉइंट में लिया, ठीक है ना। मैंने 4 पॉइंट यानी कि 4 सेक्शन में मैंने रखे हैं। ये पहला पॉइंट दिख रहा है जैसे आपको, उसी प्रकार 4 पॉइंट में मैं आपका मेल्टिंग पॉइंट के जितने सवाल बन सकते हैं सारे के सारे टाइप्स के सवाल मैंने करवाए हैं बिल्कुल समझा करके। फिर चलेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे। तो चलिए सबसे पहले, और कोई लोग अगर आपको ऐसा लगता है आप रेलवे एसएससी या अपने स्टेट में जहां साइंस की आपको तैयारी करनी है, मैथ्स या रीजनिंग की, तो आप हमारे एप्लीकेशन में भी एक बार जरूर से जरूर ज्वाइन करें। फोकस स्टडी विद अभी है हमारा ये एप्लीकेशन, आपका टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको दिया हुआ, वहां से आकर आप हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट जो आपका है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर सबसे पहला पॉइंट में यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए चीज़ों को रटना नहीं है, जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसको समझेंगे हम लोग। पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ पहले उस पर हम बात कर रहे हैं कि जो लिखा हुआ है आपका प्राय जो गलनांक होता है और जो हिमांक होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर इक्वल। कहने का क्या मतलब है गलनांक, पहले देखिए एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है यानी कि ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर गलनांक को अगर आप तोड़ रहे होंगे तो गलन जोड़ अंक यानी कि गलने वाला अंक, और हिमांक को तोड़ेंगे आप तो हिम प्लस अंक यानी कि जो हिम बन रहा होगा वो अंक आपको बताना है। कहने का क्या मतलब है सर, कहने का मतलब यह है कि जो कोई भी पदार्थ, ठीक है ना, जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ मेल्ट करने शुरू कर देती है, ठीक है ना भाई, सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या कहा, जिस टेम्परेचर पे कोई भी पदार्थ मेल्ट करना शुरू कर देती है उस टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक। और हिमांक किसको कहेंगे कि जिस टेम्परेचर पे पदार्थ, सॉरी पदार्थ भी बोल सकते हैं या लिक्विड भी, क्योंकि लिक्विड क्या है आपकी एक स्टेट की, आपकी किसकी, मैटर की एक स्टेट है। तो मैंने ये कहा कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड क्या करे, जमना शुरू कर दे, ठीक है ना, वह टेम्परेचर क्या होती है, उस लिक्विड का हिमांक होता है। अब आपके दिमाग में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि कोई भी चीज़ का जमना या फिर कोई चीज़ का पिघलना, ठीक है। अब ये देखिए मैं एक छोटा सा फिगर आपको दिखा रहा हूँ, सॉलिड लिक्विड गैस, हालांकि ये मैंने डिटेल आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने पहले क्लास में खत्म किया है आपके एप्लीकेशन में। तो एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका सॉलिड स्टेट में कोई मैटर है, ये आपका लिक्विड स्टेट में कोई मैटर है, और ये आपका गैस स्टेट में जो मैटर है आपके। आपको ये पता है कि ये जो पदार्थ होते हैं ये किससे बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। तो अब ये सॉलिड लिक्विड और गैस को जो हमने क्लासिफिकेशन किया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन की हमने जो बात की थी, तो ये क्लासिफिकेशन हम कैसे कर रहे थे सॉलिड लिक्विड गैस को, तो हमने कहा था कि सर ये सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, मैटर की एक स्टेट है। यानी जिस प्रकार से ह्यूमन बींग्स के 3 प्राणी हो गए, जैसे कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, उसी प्रकार सॉलिड लिक्विड और गैस क्या है, मैटर के एक क्लासिफिकेशन, एक वर्गीकरण में हमने इसको रखा है। अगर आप सॉलिड की बात कर रहे हैं इट मीन्स आप सॉलिड के जो पार्टिकल्स है, वो जो सॉलिड बना हुआ है, आप उसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होंगे। उसी प्रकार अगर आपको सॉलिड दिया हुआ है और अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या फिर सॉलिड को डायरेक्ट गैस में या फिर गैस को डायरेक्ट सॉलिड में बदलना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो पार्टिकल्स आपके पास हैं, अगर सॉलिड है तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उसकी पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज को क्या करना पड़ता है, हमें चेंज करना पड़ता है जिस भी स्टेट में हमें लानी है। अगर सॉलिड को लिक्विड में लानी है तो लिक्विड की जो पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको एक्वायर करानी होगी हमें सॉलिड की। मतलब ये जो पार्टिकल, सबसे पहले सॉलिड की पार्टिकल के पास क्या प्रॉपर्टीज है, तो हमें बस बहुत जल्द में मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूं।
सॉलिड के पार्टिकल के पास जो प्रॉपर्टीज होती है कि इसके बीच जो लगने वाला आकर्षित बल यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है। काफ़ी स्ट्रांग होने के कारण इसके बीच जो स्पेस होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं और इनके पार्टिकल की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन अगर यहाँ बात कर ली जाए डेंसिटी, तो ये हायर डेंसिटी होती है, कंप्रेसिबल बहुत ही नेग्लिजिबल, या फिर कह ले तो यहाँ पे ये कंप्रेसिबल होता ही नहीं है और यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस भी नहीं होता। पूरा हो गया। अब ये जो प्रॉपर्टीज मैंने सॉलिड की बताई, अब इस प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर ये सॉलिड को अगर आपको लिक्विड में बदलना है, यानी कि ये बर्फ है अगर आपके पास, इस बर्फ को अगर आपको लिक्विड में बदलना है तो लिक्विड की जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षित बल यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, वीक होता है। इतना भी वीक नहीं होता है कि ये एक दूसरे को छोड़ दे, ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के ही रखा है, लेकिन इसके बीच थोड़ा स्पेस है, थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होते हैं, लेकिन ये पार्टिकल क्या होते हैं, मूवेबल नहीं होते, ये अपने प्लेस में ही वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये थोड़ा सा कम डेंस होता है या फिर यहाँ पर डेंसिटी लेस होती है और ये कंप्रेसिबल इन नेचर होते हैं और इसके पास फ्लूइडिटी का भी नेचर होता है, क्योंकि फ्लूइडिटी मतलब क्या, तरलता मतलब क्या, जिसके पास क्या होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। तो ये जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई लिक्विड के पार्टिकल की, ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आप सॉलिड के पार्टिकल के, यानी कि जो बर्फ है वो बर्फ सॉलिड स्टेट में, उसकी जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को अगर आप चेंज कर देते हैं, ये लिक्विड की पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज है, तो वो बर्फ फिर आपका क्या चीज में बदल जाएगा, पानी में। अब फिर अगर लिक्विड को अगर आपको गैस में बदलना है, यानी पानी को गैस में बदलना है, तो गैस के पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज है, आपको वो प्रॉपर्टीज क्या करना पड़ेगा, लाना होगा लिक्विड के पार्टिकल के पास। तो इसके पार्टिकल के पास क्या प्रॉपर्टीज होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य होती है और इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाईली मैक्सिमम काइनेटिक होती है। अब जब आप देखेंगे 3D व्यू में या इंटरनेट वगैरह में, तो इनके पार्टिकल एकदम इतने फास्ट वे में क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो होता है आपके पास क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली फ्लूइडिटी इनकी होती है और यहाँ पर सबसे लेस डेंसिटी इनकी होती है। तो ये जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने कही आपको, अगर इस पानी की अगर पार्टिकल के भी अगर आपने प्रॉपर्टीज़ को अगर एक्वायर कर लिया गैस की पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ के बराबर, तो अब वो पानी आपका पानी ना रह करके क्या चीज़ में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो समझे आपने, अगर सॉलिड को लिक्विड में बदल दिया, यानी आपने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड में बदला आपने, यानी क्या किया, मेल्ट किया। लेकिन ये जो आप मेल्ट कर रहे हैं जिस भी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर उस सॉलिड का क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। लेकिन अगर आप लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, यानी कि पानी से बर्फ में आ रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, ये आप किसी को जमा रहे हैं, पानी को जमा रहे हो, यानी यहाँ पे बात हो रही है हिमांक की, फ्रीजिंग पॉइंट की। तो जिस टेम्परेचर पे पानी आपका सॉलिड में चेंज हो जाए, ठीक है ना, जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा, वह टेम्परेचर उस लिक्विड का क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। समझ में आए। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, ये हो कुछ नहीं रहा। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, तो सॉलिड की जो पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, किसके पार्टिकल की प्रॉपर्टीज की तरह, तो लिक्विड की पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज की तरह। और अगर हम हिमांक की बात कर रहे हैं, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी लिक्विड से सॉलिड यानी कि पानी से बर्फ अगर हम आ रहे हैं, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो लिक्विड की जो पार्टिकल्स है, यानी पानी के जो छोटे छोटे जो कण है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम चेंज करके क्या कर रहे हैं, सॉलिड की जो पार्टिकल के पास जो प्रॉपर्टीज है उसमें हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो समझ में आया, एक फिजिकली आप चीज़ों को अब आप देख पा रहे हैं कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट। तो देखिए, अब जो क्लासेस हमारे ले रखी है उनको तो पता है कि जो गलनांक होता है और जो हिमांक यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और जो फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब मैं इसको दिखा भी देता हूं आपको कैसे। सबसे पहले देखिए, मेल्ट का मतलब क्या हो गया, सॉलिड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है लिक्विड में, यानी बर्फ का पानी में बदल जाना। और फ्रीज मतलब क्या होना, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, यानी कि पानी का क्या होना, सॉलिड में यानी कि ठोस में बदल जाना, यानी कि पानी यानी कि आइस में यानी कि बर्फ में बन जा रही है। अब देखिए, जो आपको यहाँ लिखा गया है कि जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर इक्वल, यानी कि जो गलनांक और हिमांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप देखिएगा, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस है। जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक, बर्फ की गलनांक, यानी बर्फ किस अंक पे, यानी कि जिस टेम्परेचर पे बर्फ आपका पानी बन रहा है, सॉरी, जिस टेम्परेचर पे आपका पानी बर्फ बन जिस टेम्परेचर पे आपका बर्फ पानी में यानी कि गल रहा है, पिघल रहा है, वो टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो वह टेम्परेचर क्या कहलाएगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, यानी कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड आपका बर्फ में बदल रहा है, वह टेम्परेचर क्या है, आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए,
मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे फ्रीजिंग पॉइंट हो, वो क्या है, दोनों इक्वल है। अब इसको मैं काफ़ी डिटेल में चीज़ों को दिखाया था, मैं यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि मैंने लिया था 1 kg का आइस, 1 kg का जो आइस था उसका टेम्परेचर मैंने मेज़र किया था -10 डिग्री सेल्सियस। मैंने हीट एनर्जी सप्लाई की, तो मैं ये हीट एनर्जी जैसे जैसे सप्लाई करते चला गया, मैं तो वहाँ थर्मामीटर लगा के रखा था। वो थर्मामीटर से जब मैं टेम्परेचर रीडिंग करते गया, तो जैसे बर्नर से मैं हीट प्रोवाइड कर रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज होते चली गई, फाइनली 0 डिग्री सेल्सियस पाई। तो ये जो मैंने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, ये क्या कर रहा था, ये हीट उसके पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में लग गई थी। फर्दर फिर क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस के बाद तो यहाँ से जो आपका जो बर्फ था, यहाँ से क्या हो गया, पिघलना स्टार्ट हुआ है। तो ये जो टेम्परेचर है जिस पे आपका बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, स्टार्ट हो जाए पिघलना, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और फिर इधर से हम नीचे से चले थे, पानी आपका 1 डिग्री सेल्सियस में था, हीट मैं यहाँ से क्या कर रहा था, इजेक्ट कर रहा था, बाहर निकाल रहा था, फ्रीजर में रखा था। तो फाइनली जब 0 डिग्री सेल्सियस में पानी पहुंचता है, तो फिर ये पानी यहाँ से क्या हो जाता है, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, चाहे बर्फ की मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे पानी की फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है, टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही है। और यहाँ पर जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो गुप्त उष्मा, यानी कि वो कैसी उष्मा होती थी, लैटेंट हीट होती थी, जो क्या कर रहा होता था, उनके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रहा था। किसके बीच, यानी कि ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे थे, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, उसको क्या करने में लग गया था, वीक करने में लग गया था, लैटेंट हीट, ठीक है, जिसको आपके थर्मामीटर मेजर नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि गलनांक और हिमांक क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं, यानी कितने होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। जो पदार्थ ठोस से, ध्यान से सुनना है, जो पदार्थ ठोस से द्रव में जब बदलती है, यानी कि कोई मैटर अगर सॉलिड से लिक्विड में बदलती है, तो वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, मतलब कंप्रेस हो जाती है। सिकुड़ना या कंप्रेस होना क्या होना, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाना। तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या फिर उनका जो गलनांक होगा, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो आपका गलनांक क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सॉलिड से जब लिक्विड में बदलते हैं तो वो क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, यानी कि उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। तो वैसे पदार्थ का जो गलनांक होता है, दाब बढ़ने पर घट जाती है। अब वैसे पदार्थ का मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, बर्फ। बर्फ आप इतना बड़ा बर्फ लीजिए, ठीक है, जैसे ही वो पिघलेगी तो पानी आप देखिएगा इतना हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या था, देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है जो अभी मैंने आपको मैंने जो दिखाया था। देखिए, बर्फ है, ये सॉलिड फॉर्म में, इसके जो पार्टिकल है क्या क्लोजली पैक्ड है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये पानी आपका, ठीक है। पानी क्या है, पानी के पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं, यानी कि ये क्या होंगे, फैले हुए रहेंगे, सिंपल सी बात है। तो अब क्या होगा, देखिए ये सॉलिड है, ये हाईली कंप्रेसिबल है, प्रेशर इसके जो पार्टिकल है वाइब्रेट कर रहे हैं, मूवेबल नहीं है। लेकिन इसके पार्टिकल क्या होंगे, आप इसको कंप्रेस करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ये पूरे पूरे पास में आ जाएंगे। तो ये बर्फ है, जब ये बर्फ पिघल करके पानी में बदलता है, जब आपका बर्फ पिघल करके पानी में बदल गया, तो ये पानी में बदला, यानी कि इसकी पार्टिकल की प्रॉपर्टी, किसकी पार्टिकल, बर्फ की पार्टिकल की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। चेंज होकर के कैसा एक्वायर कर ली, जो लिक्विड यानी कि जो पानी की पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर कर ली। तो इसकी पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है पानी की या फिर लिक्विड की पार्टिकल के पास, कि ये क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबल मतलब कंप्रेस होगा। अगर ये कंप्रेस होगा तो सिंपल सी बात है, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ये क्या होता है, कंप्रेसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, ना तो स्पेस होता है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, और इसके पार्टिकल फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं ना कि मूव करते हैं। लेकिन इनके पास क्या होता है, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसके कारण ये मूविंग नेचर के होते हैं। तो ये क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है, और ये सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होता है आपका गैस, ठीक है। ये हमने डिस्कशन कर रखा था पहले भी। तो वही मैंने बोला कि कुछ वैसे पदार्थ जो सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उनके वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। उनमें से एक आपका एग्जांपल बर्फ है। तो बर्फ जब सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में यानी कि ऐसे पदार्थ में क्या होगा कि उसका जो गलनांक है, दाब बढ़ने पर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मेल्टिंग पॉइंट का डिक्रीज होने का मतलब क्या है, गलनांक का घटने का मतलब क्या है, कि जो मेल्ट हो रहा होगा आपका बर्फ, उसका जो रेट है यानी उसकी जो दर है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पास 1 kg का बर्फ है, ठीक है, और अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया है, दाब बढ़ा दिया, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो बर्फ 2 घंटे में पिघल रहा था, अब वो क्या हो जाएगा, उसकी दर और घट जाएगी, अब वो बर्फ 3 घंटे के बाद पिघलेगी। बस सिंपल सा ये कंसेप्ट है।
दूसरा, अगर आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया है, यानी कि अगर आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे, यहाँ पर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो गलनांक क्या हो गया, घट गया। और अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीज यानी गलनांक का बढ़ना क्या बताता है, जो आपकी जो सॉलिड है वो जो मेल्ट होगी, उसकी जो मेल्ट होने की दर यानी पिघलने की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी जो बर्फ 1 kg का, वही बर्फ जो यहाँ 2 घंटा में पिघल रहा था, लेकिन आपने प्रेशर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, जिसके कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गई, बढ़ गई। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या हो गई, घट गई, तो जिसके कारण अब ये 3 घंटे में पिघल रहा था। लेकिन वही बर्फ जो 2 घंटा में पिघलता, आपने क्या किया, यहाँ पर जो आपने प्रेशर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अगर आपने प्रेशर उसका डिक्रीज कर दिया तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो वो 2 घंटे में भी पिघलने वाला बर्फ अब क्या होगा, 1 घंटे में ही पिघल जाएगा। जैसे कि मैं एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है। 1 kg का बर्फ यहाँ भी है और 1 kg का बर्फ ये भी है, दोनों ये भी 2 घंटे में पिघल जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो ठीक है, 2 घंटे में पिघल जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, कुछ नहीं लगा रहे हैं तो ये 2 घंटे में पिघल जाता। ठीक है, लेकिन क्या किया आपने, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो मैंने क्या बोला, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गई। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना मतलब क्या होता है, जो बर्फ 2 घंटे में पिघल रहा था अब उसकी रेट क्या हो गई, घट गई। अब ये 3 घंटे में पिघलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया है उसके ऊपर, ठीक है, आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट 2 घंटा था, 2 घंटे में पिघलता, अब वो 1 घंटे में ही पिघल जाएगा। बस यही इसका मतलब है। तो समझ गए। तो ये किसके लिए, ये ध्यान रखना है, जो पदार्थ सॉलिड से लिक्विड में बदलने पर जब सिकुड़ते हैं, ठीक है ना, जब वो सिकुड़ते हैं, यानी कि यहाँ बात की जा रही होगी बर्फ, और यहीं से आपका सवाल बनता है। तो जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर उसकी जो वॉल्यूम डिक्रीज होती है या फिर कंप्रेस होती है या फिर सिकुड़न आ जाती है, तो उनका जो गलनांक होता है दाब बढ़ने पर क्या होती है, घट जाती है। दाब बढ़ना यानी प्रेशर इंक्रीज, अगर प्रेशर इंक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, और अगर प्रेशर डिक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुई है तो यहाँ पर आपका प्रेशर क्या हुआ होगा, यहाँ प्रेशर आपका इंक्रीज हुआ होगा, और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर प्रेशर क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ है। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ प्रेशर इंक्रीज किया आपने, ठीक है ना, ये प्रेशर आपने इंक्रीज किया है, प्रेशर इंक्रीज किया तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गई। तो यहाँ प्रेशर पॉइंट इंक्रीज हुई तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। डिक्रीज क्या बताता है कि पिघलने की जो दर है वो क्या हो गई, घट गई। और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज यानी कि प्रेशर डिक्रीज, और मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीज यानी कि गलनांक का बढ़ना मतलब क्या है, कि जो मेल्ट होने की जो दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो 2 घंटे में पिघल रही थी अब 1 घंटे में पिघल जाएगी। और मेल्टिंग पॉइंट का घट जाना यानी कि जो 2 घंटे में पिघल रही थी अब वो 3 घंटे में, यानी कि धीरे धीरे अब वो पिघलने की, धीरे धीरे पिघलने का मतलब जो मेल्ट होने की जो दर है यानी जो रेट है वो क्या हो जाती है, वो घट जाती है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये बोला गया है कि जो पदार्थ ठोस से, ध्यान से देखना, जो यहाँ पर क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है, जो पदार्थ ठोस से द्रव में जाने पर वो क्या होती है, फैल जाती है। फैलना मतलब एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। तो उनका जो गलनांक होगा दाब बढ़ाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि कोई ऐसा पदार्थ है यानी कि वो ठोस से अगर द्रव में जा रही है तो वो फैल रही है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स उसका क्या जो होगा गलनांक वो बढ़ेगा अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि कोई पदार्थ अगर ठोस से द्रव में जाती है और वो अगर सिकुड़ जाती है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, तो उनका जो गलनांक होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है अगर आप प्रेशर बढ़ाते थे तो। ठीक है, लेकिन वो जो था सेकंड पॉइंट वो बर्फ के लिए ही याद रखना है, वो बर्फ लिख देगा, वो डायरेक्ट नहीं लिखेगा कि कोई पदार्थ ठोस से द्रव में जाता है तो वो फैल जाता है या सिकुड़ जाता है। अगर उसने बर्फ लिख दिया यानी कि सेकंड पॉइंट वाला चीज आपसे पूछ रहा। और यहाँ पर अगर वो ठोस से सॉलिड से लिक्विड जा रहा तो वो एक्सपेंशन, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। सिंपल सी कंसेप्ट है भाई। मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीज होना मतलब गलनांक का बढ़ जाना। गलनांक का बढ़ जाना आपको क्या बता रहा है, मेल्टिंग पॉइंट का बढ़ जाना आपको ये बता रहा है कि जो सॉलिड जो मेल्ट कर रही है उसका मेल्ट करने का दर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा यानी कि वो अब 1 घंटे में जो पिघल रहा था वो आधे घंटे में पिघल जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट का डिक्रीज होने का मतलब क्या है, जो पदार्थ जो सॉलिड से लिक्विड में आ रहा था 1 घंटे में, अब वो क्या होगा, उसका पिघलने का रेट घट गया है। घट गया यानी कि 2 घंटे में पिघलना था अब वो 3 घंटे में पिघलेगा। बस इतना सा कंसेप्ट। अब चलते हैं अंतिम और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अशुद्धि को की अगर आप मिलावट कर देते हैं तो क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा आइसक्रीम वगैरह में नमक छिड़क दिया जाता है, तो आप उसकी बातें आज हम लोग चौथे पॉइंट में समझते हैं। चौथा और अंतिम पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है। अशुद्धि मिलाने से गलनांक क्या होता है, घटता है। अर्थात
पदार्थ की अशुद्धि मिलाने का मतलब समझ रहे, कोई भी इम्प्यूरिटीज, कुछ भी अशुद्धि आप मिला रहे हैं, नमक भी मिला दे रहे हैं, चीनी मिला दे रहे हैं, कुछ भी चीज आज ऊपर से आप छिड़क दे रहे हैं उस पदार्थ पे, ठीक है। तो अगर आपने अशुद्धि मिलाया है तो अशुद्धि मिलाने से क्या हुआ देखिएगा, अशुद्धि अगर आपने मिलाई है तो आपकी जो गलनांक है, गलनांक वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अर्थात पदार्थ की जो गलने की जो दर है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब जो पदार्थ था वो अब देर से गलेगी या फिर पिघलेगी, ठीक है, देर से पिघलेगी। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक आइसक्रीम है, ठीक है, ये आइसक्रीम है, ठीक, ये आइसक्रीम आप बाहर लेके निकले हैं, ठीक है, शॉप में लेके बैठे हैं 9 बजे, ठीक है, जो आपने कोई इम्प्यूरिटीज़ इसमें नहीं मिलाई है, तो 9 बजे के बाद अगर ये आपका फाइनली ये चलता है 12 बजे तक, ठीक है, ये नहीं पिघलेगा। लेकिन एक आइसक्रीम आपने लिया, ठीक है, इस आइसक्रीम में क्या कर दिया आपने, कुछ इम्प्यूरिटीज़ यानी कि अशुद्धि मिला दी है भाई, यानी नमक छिड़क दिया आपने, ठीक है। तो वो 9 बजे आप लेकर के शॉप में बैठे, अब यही जो आपने इम्प्यूरिटीज़ बैठा दी है या उस पे मिला दी है आइसक्रीम में, तो अब क्या हुआ, अशुद्धि मिलाने से गलनांक क्या हो गई, घट गई, यानी इसमें क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट का डिक्रीज होना, गलनांक का डिक्रीज होना क्या बताता है कि जो आपकी आइसक्रीम है वो जो पिघलेगी, पिघलने की जो दर है वो धीरे धीरे अब हो गई है, ठीक है, यानी धीरे धीरे पिघलेगी। अब ये 4 बजे तक आप इसको रख सकते हैं, ये पिघलेगी नहीं। तो इसीलिए आपने देखा होगा बर्फ़ वगैरह जो आइसक्रीम वगैरह सेल करते हैं वहाँ पे अशुद्धि वगैरह मिला दिया जाता है, नमक वगैरह छिड़क दिया जाता है। बस रीज़न यही है कि अशुद्धि मिलाने से क्या हो गई, गलनांक घट गई है। गलनांक का घट जाना इट मीन्स जो पिघलेगी, जो आपकी पदार्थ यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जो जा रही होगी उसकी जो रेट है यानी उसकी जो दर है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आइसक्रीम 9 से 12 बजे तक 3 घंटे तक आप रख सकते थे, लेकिन आपने इम्प्यूरिटीज़ मिला दी। अब देखिए 9 से 4 हो गए, यानी कि 9 3 12 7 घंटे का अब आप इस आइसक्रीम को रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्प्यूरिटी के एडिशन से। क्या हुआ था, इसने क्या कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दिया। मेल्टिंग पॉइंट का डिक्रीज करना मतलब गलन हो रही थी जो या जो पिघल रही थी वो अब धीरे धीरे पिघलेगी। दैट्स ऑल। ये मेल्टिंग पॉइंट के जितने कंसेप्ट हो सकते थे ऑल ओवर मैंने पूरी की पूरी घुमा दी है भाई। अप टू बीपीएससी के भी आप पेपर उठाइए, अभी लेटेस्ट पेपर में आपसे सवाल पूछा गया, हालांकि वहाँ पूछा गया था आपका बॉइलिंग पॉइंट से। तो अगले सेशन में बॉइलिंग पॉइंट पे भी बात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट खत्म, बॉइलिंग पॉइंट में पहाड़ वाला वगैरह सीन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे उसमें कि हम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। लोग ये समझते हैं ऐसा टेम्परेचर ही और 100 डिग्री सेल्सियस में ही फंसे रहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, नहीं, वहाँ एक वेपर प्रेशर का मेन रोल होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।